तभी तो सर आप देखिए ना 2 दिन पहले ममता बनर्जी यूसीसी पर क्या बोल रही थी, सीएए उनको लगता है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ है। पता नहीं वो कौन से सोच में रहती हैं। यूसीसी पर कह रही हैं कि अगर लागू हो जाएगा तो आपको तो ब्रेकफास्ट में गोमूत्र पीना पड़ेगा, लंच में आपको गोबर खाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं। तो बौखलाई हुई तो है वो, और डर उनको संदेश खाली से ही लग रहा है। फिर आप देखो जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमें बंगाल में जाती सबके साथ क्या व्यवहार करती है तृणमूल कांग्रेस के लोग। तो ये सारी चीजें ममता को डरा रही हैं और इसीलिए शायद इस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रही हैं और मजबूर है ये सब करने के लिए। 2 स्टेट में 4 जून तक तो कुछ नहीं होगा। 4 जून के बाद क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमें सोचना शुरू करना चाहिए। दूसरे एक स्टेट आपका इशारा दिल्ली। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 4 जून के बाद अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि बहुत बड़े फैसले करेंगे, और होंगे बहुत सारे बड़े फैसले उनके दिमाग में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ कुछ जगहों के बारे में तो हम पता लगा सकते हैं, संकेत ले सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी समय से जंगल राज चला आ रहा है। वहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, आम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी निशाना बनाया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनको नेताओं की हत्या कर दी जाती है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनको भी निशाना बनाया जाता है। पहली बार हम देख रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए बिल्कुल। ममता बनर्जी सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, और कई मामलों में इनिशिएट लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं कई घटनाओं के, कई मामलों के। तो ये सारी चीजें और जो कोर्ट्स का रुख है वो ये शो करता है कि वहां पर जो सामान्य प्रशासन है, शासन है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो परफेक्ट केस है ये राष्ट्रपति शासन का। जो काम पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी करते हुए हिचकते रहे, यानी 355 या 56 का उपयोग इस्तेमाल। करने से वो हिचकते रहे हैं, नहीं किया उन्होंने। मुझे लगता है कि जब तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उसके बाद पश्चिम बंगाल और दिल्ली, मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी पे होगा जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन देखने को मिलेगा। सर दिल्ली में तो आप देखिए केजरीवाल खुद आम खा रहे हैं जेल के अंदर बैठकर और कहते हैं कि मेरे को तो मारने की साजिश हो रही है। और तिहाड़ जेल भी उनके अंडर ही आता है, आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर आता है। तो वहां तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी में। ये तो अलग लेवल पे ही खेलते हैं, ये शुरू से ही अलग लेवल पे खेल रहे हैं। ये किस किस के साथ नहीं खेले, ये अन्ना हजारे के साथ भी खेले, ये प्रशांत भूषण के साथ, योगेंद्र यादव के साथ भी खेले, वो एक आशीष खेतान आया था उसके साथ, आशुतोष के साथ खेले। किस किस के साथ नहीं खेले। एक ब्रिगेडियर साहब को इंटरनल लोकपाल बनाया था इन्होंने। फिर 2000 एडमिरल रामदास। रामदास। तो हाँ। 2015 में वापसी करते ही सबसे पहला काम यही किया कि वो इंटरनल लोकपाल जो है उठा करके बाहर फेंक दिया। और उसके वो क्यों फेंका और क्यों बनाया था? बनाया तो इसलिए था कि इंटरनली भी अगर हम गड़बड़ करें तो तुरंत चेक एंड बैलेंस हो, पता लगे कि भाई ये आदमी गड़बड़ कर रहा है तो उसकी गर्दन पकड़ी जाए, उसको पनिश किया जाए। लेकिन दुनिया भर का चंदा उसको छिपाने के लिए वेबसाइट से वो सारी लिस्ट गायब की गई। उसके बाद क्या क्या नहीं किया इन्होंने। अलग अलग जितने सेक्टर हैं सभी में तो भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं। और अब एक एक करके जब पकड़े जा रहे हैं तो हाय मार लिए, हाय मार लिए। अरे मार तुम्हें क्या, किसने मार लिया? तुमने तो दिल्ली को मार दिया। कहाँ तो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, कहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक विश्व स्तरीय करने की बात कर रहे थे। आज आंख भी चेक करानी है तो लंदन में जाएंगे। तो और मनीष सिसोदिया की पत्नी को कुछ खांसी जुकाम कुछ हो जाता है तो वो फोर्टिस में ही भर्ती होंगी जा करके, या इनमें से किसी का कुछ होना होता है तो वो अपोलो में जाएगा या मैक्स में जाएंगे। मैक्स तो खैर इनके स्टैंडर्ड से नीचे का रह गया होगा अब। तो ये इतने मतलब शातिर और इतने बदमाश निकले हैं। अब इनको पता लग रहा है कि अब तो तुम्हारा जो खलीफा था वही गिरफ्तार हो गया, अब तो उसकी जमानत के ही लाले पड़ रहे हैं। और हाई कोर्ट से फटकार के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको रिलीफ देगी, इस बात की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो अब दूसरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अरे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, धीरे धीरे हत्या की जा रही है हमारे नेता की। मतलब ऐसा विलाप कर रहे हैं सारे मिल
और दिन में 3-3 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिल्कुल। पूरा ऐसा लगता है कि जैसे बस मीडिया के ज़रिए ही सारा प्रचार करेंगे लोकसभा चुनाव का, पंजाब का भी, दिल्ली का भी, गुजरात का भी, हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट का भी, सब यहीं से बैठ के करेंगे। और भैया अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है, अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, इंसुलिन तो मिल जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अगर जो डॉक्टर का पैनल है वो अगर देखेगा कि भाई वाक़ई इंसुलिन की ज़रूरत है तो देगा वो, उसमें क्या, इसमें छाती पीटने की ज़रूरत क्या है? लेकिन ये शुगर लेवल बढ़ा कैसे? ये बढ़ा कौन रहा है? खाना कौन भेज रहा है ऐसा? घर से। उस पे शिकंजा कसो ना, उसकी गिरफ्तारी करने की माँग करो। ये ज़हर परोस कौन रहा है? तो इसकी जाँच पड़ताल करवा लो। सर परोस तो कोई भी रहा है, लेकिन खा कौन रहा है? मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे नहीं पता होगा मुझे आम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, मिठाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। क्या इतने पढ़े लिखे सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं पता कि उनकी सेहत के लिए क्या क्या हानिकारक है? कोई उनके मुंह में दे रहा है कि आप खा लीजिए, खा लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। नहीं, जब तक वहाँ से फरमाइश नहीं आई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग है वो शैतान के दिमाग की तरह काम करता है। उसमें मल्टी डायमेंशंस जो हैं वो जो किरणें हैं वो निकलती रहती हैं चारों तरफ को, और वो हर तरफ जो है संकेत और संदेश भेजती रहती हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। अच्छा, ये रास्ता बंद हो गया, 10 रास्ते दूसरे खुल रहे हैं, वो देखो ज़रा। तो इतना मुझे खिला दो कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाए और किसी दिन मैं बेहोश होने का नाटक करूं, एम्बुलेंस बुलानी पड़े और फिर मैं किसी अस्पताल में जाके बिस्तर पर लेटूं, और वहाँ से फिर मैं आप सब लोगों से मुलाकात भी कर पाऊंगा, थोड़ी राहत की सांस भी लूंगा और पार्टी भी चला पाऊंगा थोड़ी बहुत। तो वो उसके दिमाग का कोई मतलब पार नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि इसके दिमाग का एक फ़ोटो जो है वो लिया जाए और लेकर के सब में वितरित किया जाए कि देखो हमारे यहाँ एक ऐसा नमूना है जिसके दिमाग में बहुत सारी साजिशें, पता नहीं 24 घंटे में कितने हज़ार साजिशें जो है उसके दिमाग में आती होंगी। आप सोच भी नहीं सकते जिस लेवल का वो सोचता है और डिज़ाइन करता है चीज़ों को। सर अब तो मैडम सीएम पार्ट राबड़ी पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। स्टार कैंपेनर में अरविंद केजरीवाल के बाद तो नंबर 2 पर उनकी पत्नी है। 21 दिन में वो भी आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी नेता बन गई है। मुझे नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगी, क्योंकि पार्टी के भीतर उनको लेकर के काफ़ी मतभेद हैं। लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और दूसरी बात ये है कि सीट तो खाली हो, सीट तो खाली करने को तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल। वो तो कह रहा है कि मैं तो रिकॉर्ड बनाऊंगा, जो दुनिया में नहीं हुआ आज तक वो करके दिखाऊंगा, और करके दिखा रहे हैं वो। कितने दिन से तिहाड़ में पड़े हुए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर हैं भाई, नहीं छोड़ रहे वो। छोड़ दिया होगा लालू ने, छोड़ दिया होगा जयललिता ने, छोड़ दिया होगा हेमंत सोरेन ने, नहीं छोड़ेगा ये एक अलग ही इतिहास कायम करेगा। सर वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था ना वो राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्रांतिकारी बदलाव ही तो ला रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड उनके नाम पर होंगे। पर सर ये कहा जा रहा है कि ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी चमत्कार करेगी। उनमें केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र है और बंगाल है। आपको भी ऐसा लगता है? केरल तो अभी समय लगेगा अंजू जी, लेकिन तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, इन 3 राज्यों में तो मुझे लगता है कि बड़े चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। तमिलनाडु से भी, उड़ीसा से भी, उड़ीसा में भी बड़ी पार्टी बन करके उभर रही है भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु में जो कभी नहीं हुआ वो होने वाला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि बीजेपी और सहयोगी दल मिलकर के 10 से 15 सीटें भी तमिलनाडु में जीत सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अंक होगा बीजेपी के लिए, जो डबल डिजिट में नहीं गई कभी वोट शेयर के मामले में। वो अगर इस चुनाव में ये, और उड़ीसा में भी बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी और बंगाल में भी बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। चलिए सर, अभी तो 6-7 और चरण होने हैं, बीच-बीच में हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज आपने पहले चरण को लेकर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, बहुत भारत माता की जय नमस्कार। हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम।